Hello students, this is Tushar Patel, your physics expert and welcome on MBibe. So, कैसे हैं नीट के स्टूडेंट्स? हाउ यू ऑल? आज के क्लास में हम करने वाले हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। जी हाँ, व्हिच इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के क्वेश्चंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं और आज का ये क्लास स्पेसिफिकली उसी चीज को टैकल करने वाला है। सो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का ये क्लास, जहां पे हम सीखेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने का फायदा क्या होता है, आपको पीवाईक्यूज करने के बाद ये समझता है कि नीट एग्जैक्टली कैसे लेवल के क्वेश्चंस पूछता है और इस पर्टिकुलर टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं हर साल में, ये आपको क्लियर आइडिया आ जाता है। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड with thermal properties of matter. Hi Sabat, hi Sandhya, how are you बच्चा? Hello, कैसे हैं आप लोग? Come on, I request all of you to please like this particular class because it's been long time we are doing all this kind of sessions. हमने already इसी चैनल के ऊपर we started from physical world and measurement, वहां से शुरू कर दिया और हमने सारे motion in a plane, motion in a straight line, we did rotational dynamics, gravitation, mechanical properties of solids, and now we are here for thermal properties of matter. So this is an interesting journey. मैं बढ़िया हूँ संध्या, बस आपकी वजह से, आपकी सबकी दुआओं की वजह से। ठीक है, शुरू करते हैं आज का हमारा एक क्लास, जहां पे हम स्पेसिफिकली थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आप देखोगे आपके नीट के सिलेबस में, सो आपको लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। उस प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर के अंदर 3 चैप्टर आते हैं। कितने? 3 चैप्टर आते हैं। एक होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, एक होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड तीसरा होता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सो आज हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी डन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, वी विल बी डूइंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ओके, चलो अभी शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2021। क्वेश्चन आपको कहता है अ कप ऑफ कॉफी कूल्स डाउन फ्रॉम 90 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस in a T minutes. Okay, when room temperature is 20 degrees Celsius, the time taken by similar cup of coffee to cool down 80 degrees Celsius to 60 degrees Celsius at a room temperature of 20 degrees Celsius only. यानी कि हमें सिंपल सा बात कहा गया है। हाँ जी आई नो संध्या। ओके, वी आर गिवन अ सिंपल क्वेश्चन जहां पे हमें बोला है कि एक कप ऑफ कॉफी है जहां पे 90 से 80 गया है टेम्परेचर टी टाइम में, और जहां रूम टेम्परेचर जो है ना 20 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरी सेम कप ऑफ कॉफी, लेट्स से सेम दूसरा कप ऑफ कॉफी है जिसमें 80 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस जाने में कितना समय लगेगा, आपको ये पूछा गया है। सो आपको इसका आंसर देना है। मैं आपको इसके लिए एक मस्त सा एनिमेशन बताता हूं जिसकी वजह से आपको थोड़ा मजा आएगा समझने में। ये देखिए, यहाँ पे मेरे पीछे एनिमेशन है, हम क्वेश्चन को रीड करते करते उसको देखेंगे, साथ में देखिएगा। मैं यहाँ से स्क्रीन से जाता हूँ, अभी आपको ये दिखेगा, ध्यान से देखिए। हमारे पास कितने कप ऑफ कॉफी है? 2 कप ऑफ कॉफी है। 1 2, एक में 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस जाना है, दूसरे में 80 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस जाना है। यही तुम्हें क्वेश्चन में कहा गया। पहले में 90 से जाना है 80, दूसरे में जाना है 80 से जाना है 60। ठीक है, दोनों में सराउंडिंग टेम्परेचर जो है ना 20 डिग्री सेल्सियस है, और आपको बताना है कि इसमें अगर जाने में टाइम टी लगता है तो आप इसका टाइम बताइए। अब मैं आपको एक और बार इसको बता देता हूं, एनिमेशन को ध्यान से देखिएगा। लुको है ना, 90 से एक है 90 पे, एक है 80 पे। 90 वाला चला गया 80 पे और 80 वाला चला गया 60 पे। 90 से 80 जाने के लिए उसको लगा t सेकेंड्स। अभी आपको बताइए कि कितना t डैश सेकेंड्स कितना होगा जब सराउंडिंग टेम्परेचर इज दिस 20 डिग्री सेल्सियस। आई होप कि आपके लिए एनिमेशन के साथ सीखना इजी हो गया। न्यूटन्स लॉ, जी हाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई करेंगे। वेरी नाइस संध्या, वेरी नाइस। न्यूटन्स लॉ यूज होगा, जी हाँ सबत, वेरी नाइस वेरी नाइस। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपको देने के लिए मैं थोड़ी सी हिंट दूंगा। आपको अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग नहीं पता तो आई विल टेल यू। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग सिंपली ऐसा कहता है द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, ओके, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर या फिर चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल, ओके, इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, वैसे इसको हम थर्मल कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं। और ये होता है कितना इक्वल, ये होता है टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके, ये मीन टेम्परेचर होता है जहां पे हम t की वैल्यू जो है ना वो T2 प्लस T1 अपॉन
T2 करके निकाल लेते हैं, और यहाँ पे होता है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। आप ये डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, यानी कि सिंपल न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है, आपको कहां से कहां जाना है ना, उस डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि आपका चीज कितना ठंडा होगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर या रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, ओके, बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग। समझ में आ गया? सो ये सिंपल सा बात है। मेरी क्लास बेटा 6 PM होती है, कल सुबह भी है 11 बजे। सो 11 बजे और 6 बजे ऐसे होती है, जब 11 बजे होती है तब 6 बजे नहीं होती, और जब 6 बजे होते तो 11 बजे नहीं होती, ओके। चलो, तो हम भी इस सवाल के ऊपर फोकस करते हैं। आपको समझा दिया मैंने ये टी कैसे निकालना है, अभी आप टी ऐसे निकाल लीजिए और फिर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। बट आपको यहाँ पे 2 केसेस दिए गए, देयर आर 2 केसेस। एक केस है जिसमें आप जाएंगे 90 से 80 इन टाइम टी और सराउंडिंग टेम्परेचर इज 20, दूसरे में जाएंगे 80 to 60 इन टाइम टी डैश लेट्स से, और वहां पे आपका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस सराउंडिंग का। चलिए अप्लाई करिए इस सारे के सारे सवाल में, जो भी मैंने डेटा आपको बताया उसके बेसिस पे आप ट्राई करिए इस सवाल को सॉल्व करने का। आई नो यू गाइस विल बी एबल टू डू इट। अगर आपको थोड़ा और डिटेल फॉर्मूला चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे लिख के मदद करता हूँ, T2 - T1, ओके। इन फर्स्ट केस सी मैं आपको बताता हूँ, T1 ये फॉर्मूला है और T2 ये फॉर्मूला है, और लेट्स से T1 - T2 कर दो, डज नॉट मैटर एज ऑफ नाउ, बिकॉज एज ऑफ नाउ द साइन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। आप डिवाइड बाय कर दोगे टाइम t, क्योंकि इसको टाइम t लगा है, विच इज इक्वल टू लेट्स से थर्मल कंडक्टिविटी इज k, क्योंकि कॉफी जो है ना वो दूसरे केस में भी कॉफी है तो आप उसको भी k रखिएगा, और T1 + T2 अपॉन 2 ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस टी सराउंडिंग। टी सराउंडिंग का वैल्यू है 20 डिग्री सेल्सियस। आप सब कुछ डिग्री सेल्सियस में रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, वैसे समझ गए कि नहीं। अब आपको ये फॉर्मूला दे दिया, इसमें से आप पहला फॉर्मूला में ना ये सारे केसेस रख दीजिए, पहला केस रख दीजिए और के की वैल्यू निकाल लीजिए, और फिर के की वैल्यू को यूज करिए, और दूसरे फॉर्मूला में आप टाइम की वैल्यू निकाल लीजिए। आपको टाइम की वैल्यू ये रही, समझ गए। दूसरे में टी की जगह टी डैश लिखिएगा। चलो, संध्या ने कहा है बी, सबत ने भी कहा है बी, ओके ओके ओके। आई वांट ऑल ऑफ यू टू स्पेसिफिकली ट्राई दिस क्वेश्चन, ओके। संध्या प्रॉपरली उसको ट्राई करिए पेन और पेपर से, ठीक है, जल्दी। काफी बार आप छोटी छोटी मिस्टेक्स कर बैठते हो ओरली क्वेश्चन करने में, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं जल्दी गाइस। चलो, आई वुड लाइक टू हेल्प यू ऑल। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नॉट बी। आपको बी और सी में देखो सिर्फ उल्टा है, इतने का फर्क है, तो इसीलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये पेन और पेपर लेके करोगे तो आपके लिए चीजें ज्यादा इजी होगी और आसान, उसका आपका जो मिस्टेक होने का चांसेस है ना वो कम हो जाएगी। आपको मैंने बताया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला ये बताया, और इसमें आपको मैंने ये भी बताया कि आप ये फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। अभी आपको क्या करना था कि सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है इसको यूटिलाइज करना था। इसको पहला केस, सबसे पहला केस क्या था, आपको 90 डिग्री सेल्सियस से जाना है 80 डिग्री सेल्सियस पे इन टाइम टी, जहां पे सराउंडिंग टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया? ये केस आपको, ये है T1, ये है T2, ये है टी सराउंडिंग, और आपके लिए ये टाइम की वैल्यू t है। ये सब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप पहले इस फॉर्मूला में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने यही सब किया हुआ है, एंड दे फाउंड द वैल्यू ऑफ k। और उसके बाद में केस 2 के लिए भी आप अप्लाई कर दीजिए, जहां पे वी आर गोइंग फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस, वेयर सराउंडिंग टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस बट टाइम इंटरवल इज t डैश। और आप इस सराउंडिंग, इसमें भी वापस वो यही इक्वेशन में सेकेंड केस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ k, तो आपको अल्टीमेटली t डैश t के टर्म्स में मिल जाएगा, and that's how you will be getting answer B। जी वेरी नाइस, ठीक है। चलो, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इसको अच्छे से ट्राई करेगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट काफी सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आप जो नॉर्मली चीजें सोचते हो ना उससे थोड़ा ये विपरीत होता है, इसलिए, है ना। बेटा हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको हमारे सारे क्लासेस की लिंक मिलेगी संध्या, ओके। मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी बताऊंगा लास्ट में। स्टार A, B and C, देयर आर 3 स्टार्स A, B and C। सोचो स्टार्स के ऊपर सवाल आ गया। देयर आर 3 स्टार्स A, B and C, and surface temperature of star T A is TA, star B is TB and star C is TC। स्टार A appears blue, A जो है वो ब्लू लग रहा है, ब्लू दिखता है। स्टार B जो है रेड दिखता है, और स्टार C जो है वो येलो दिखता है,
तो आपको बताना है कि किसका टेम्परेचर का वैल्यू ज्यादा है कम है, इसका सीक्वेंस आपको बताना है. कम ऑन नाउ, यू हैव टू टेल मी दिस क्वेश्चन का आंसर. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके. बट मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स माइट गो रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अगर आप बेसिक फिजिक्स लगा दोगे तो नहीं होगा ये. Okay, come on. I want all of you to answer this particular question. But I'm waiting for you all to answer in chat box. I'm checking out the chat box for all of you. Come on. Hi, Vandana. How are you? सबत सेज डी. डी सबत ने कहा है डी. सबत का ये कहना है कि ए जो आपको ब्लू दिखता है वो ज्यादा गर्म स्टार है क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा है, ऐसा आप सबत का कहना है. संध्या का कहना है हाँ ठीक है संध्या, नो वरीज बच्चा. वेवलेंथ, हाँ जी हाँ. तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. एज यू गो फ्रॉम वायलेट टू रेड, वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है. फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई एनर्जी ऑफ द पर्टिकुलर वेव डिक्रीजेस. सो वायलेट हैज द मैक्सिमम एनर्जी एंड रेड हैज द मिनिमम एनर्जी. और आप यहाँ पे अगर चेक करेंगे ना, यहाँ पे आप सब चेक करिए, ब्लू ये सबसे पहले आया, फिर रेड जो है वो सबसे लास्ट में आया और येलो इन बिटवीन आया. तो आपको ये देखना है यू आर गोइंग फ्रॉम ब्लू टू येलो टू रेड इन ऑर्डर ऑफ एनर्जी. जिसकी एनर्जी ज्यादा वो है ब्लू, क्योंकि उसमें वो वेव जो निकल रही है ना जिसमें से ब्लू वेव, वो ज्यादा एनर्जेटिक है. तो इसलिए ब्लू हैज हायर टेम्परेचर, दैट सिंपली मींस ए हैज हायर टेम्परेचर. उसके बाद आना चाहिए सी, क्योंकि वो येलो है येलो, तो इसलिए सी. उसके बाद आना चाहिए आपके लिए बी. तो इसीलिए मेरे हिसाब से भी सबत का आंसर ही सही है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके ओके संध्या जी हाँ, इट इज करेक्ट आंसर. अमेजिंग अमेजिंग. ओके चलो, सो यू कैन सिंपली सी इट ओवर हियर. आपको ये चार्ट याद रखना है कि आपको वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जितना आप जाओगे वायलेट से रेड उतना वेवलेंथ बढ़ेगा और वहां पे टेम्परेचर फॉल होगा, क्योंकि एनर्जी फॉल्स एज फ्रीक्वेंसी फॉल्स. समझ में आ गया? आप याद रखिए कि ब्लू हैज लेस वेवलेंथ देन येलो एंड येलो हैज लेस वेवलेंथ देन रेड. सो ये सीक्वेंस आपको मेंटेन करना है और उसको आप इस तरीके से लिखोगे टेम्परेचर के फॉर्म में. समझ गए ना? आसान है, बहुत आसान है. हियर वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द डे, जहां पे नीट 2020 में ये सवाल पूछा गया था. क्वेश्चन इज अगेन वेरी इजी. आपको सिर्फ बेसिक्स ऑफ फिजिक्स लगाना है. द क्वांटिटीज ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर. टेम्परेचर चेंज करने के लिए कौन सी हीट लगती है, लेटेंट हीट या स्पेसिफिक हीट? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बताना आप मुझे. ठीक है, तो टू सॉलिड कॉपर स्फीयर्स ऑफ रेडियस r1. एक सॉलिड कॉपर स्फीयर है जिसका रेडियस r1 है, दूसरे का रेडियस r2 है, वेयर r1 इज 1.5 टाइम्स r2. ऐसा भी आपको सवाल में बोला गया है. और टेम्परेचर है 1 केल्विन से आपको बढ़ाना है, जस्ट 1 केल्विन से आपको टेम्परेचर चेंज करना है. सो आपको यहाँ पे ऑब्वियसली सिर्फ ये बताना है कि ये जो क्वांटिटीज है ना, जिसमें हीट quantities of the heat required to rise the temperature of the two solids. Okay, आपको बताना है दोनों के लिए कितनी हीट लगेगी, हीट का रेशियो बताना है, Q1 अपॉन Q2 का रेशियो बताना है. कम ऑन, Q1 अपॉन Q2 यू हैव टू टेल मी. या जी हाँ सबत, वेरी नाइस. लेटेंट हीट इज अ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द मटेरियल, है ना, एंड ऑफ द मैटर. और specific heat is the amount of heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. मास से करना है इसको. जी हाँ जी, मास से करना पड़ेगा. मैं आपको थोड़ी और इसमें हिंट देना चाहूंगा बच्चों. तो आप देखिए यहाँ पे आपको वैसे जो हीट लगेगी, मैं इसको हीट की जगह Q लिखूंगा. तो Q इज इक्वल टू मास टाइम्स स्पेसिफिक हीट टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर. अब आपको यहाँ पे दो मटेरियल दिए गए. कितने मटेरियल दिए गए? दो. सॉरी, मटेरियल एक ही दिया गया लेकिन बॉल दो दिए गए. कॉपर स्फीयर दो है ना. तो एक कॉपर स्फीयर के लिए Q1 M1 स्पेसिफिक हीट वही होगी और उसको भी हम सेम टेम्परेचर का ही चेंज कर रहे हैं, बस दोनों का रेडियस अलग है. ठीक है, इसलिए डेल्टा टी भी वही रखूंगा. दूसरे के लिए जो होगा Q2 M2
और एस वही टेम्परेचर का चेंज भी वही, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस दोनों स्फीयर के लिए सेम होने वाली है। जस्ट बोथ द स्फीयर हैव डिफरेंट रेडियस, इसका रेडियस r1 है, दूसरे का रेडियस r2 है। आपको ये मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी दो उसमें से कौन छोटा बड़ा है वो तो यहाँ पे रिलेशन से आपको दिखाया गया है। तो अच्छा, दूसरी बात मैं आपको जो इसमें कहना चाहता हूँ, आप मास और रेडियस का रिलेशन निकालिए। तो आपको याद रखना है डेंसिटी इज इक्वल टू, come on, density is equal to mass upon volume. So mass is equal to density into volume. Volume is how much? Come on guys, please tell me how much is the volume? Volume is 4/3 pi r cube. तो mass and radius का cube are directly proportional. आप अभी सोच लीजिए क्या करना है, ठीक है। मैंने आपको काफी कुछ बता दिया है, जल्दी I want all of you to answer. डन, कम ऑन, टेल मी। चलिए, सो मैं आपको यहां पे बताता हूं, डी आंसर कह रही है संध्या एंड सबद। ओके ओके ओके, सो मुझे भी लगता है कि डी ही आंसर होना चाहिए। नो, इट इज करेक्ट आंसर, इट इज करेक्ट आंसर, वेरी नाइस। सो अब मैं आपको यहाँ पे 3D मॉडल्स की मदद से समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। हमारे पास में एक स्फीयर है जिसका रेडियस r1 है, दूसरा स्फीयर है जिसका रेडियस r2 है। तो इसका जो वॉल्यूम मास है, मास इज डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r1 cube. Okay, mass 1. Mass 2 is density into 4/3 pi r2 cube. And obviously, you will be taking heat is directly proportional to mass. So heat is directly proportional to mass and mass is directly proportional to radius का cube. तो radius का cube. तो q1 upon q2 is equal to r1 cube upon r2 cube. Now you just need to substitute the values. आपको पता है कि r1 is 1.5 times r2. आप r1 की जगह 1.5 रख दो, यानी कि 3/2 रख दो, तो रहेगा क्यूब हो जाएगा 27, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और नीचे जो 2 बचेगा 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो 27/8 आप जैसे सॉल्व करना चाहो कर सकते हो वैसे। डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज दे आर द सेम मटेरियल। जी हाँ, वेरी नाइस सबत। यस यस सबत, वेरी नाइस, यू आर डूइंग अमेजिंग। ओके,
आप देख सकते हो अभी यहाँ पे आपको सोल्यूशन भी दिखेगा. सो दिस इज द वे यू विल बी एबल टू डू इट. ओके, अमेजिंग. चलो, सो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? नीट 2019 का सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर. कॉपर रॉड 88 सेंटीमीटर एंड एल्यूमिनियम रॉड ऑफ अननोन लेंथ have their increases in length independent of increases in temperature. Okay, उन दोनों का चेंज इन लेंथ जो है ना वो सिमिलर है, एग्जैक्ट है, बट टेम्परेचर कितना चेंज होगा ना उससे हमें इंडिपेंडेंट है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता. ओके, द लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रॉड इज ओके ओके ओके. आपको पता है कि ये जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू या कम ऑन अल्फा टाइम्स L1 है ना. चेंज इन लेंथ इज अल्फा टाइम्स इनिशियल लेंथ, L1 मतलब इनिशियल लेंथ. अभी आप इसको यूज करिए और आप दोनों के लिए फॉर्मूला डिराइव करिए. कम ऑन, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो है ना चेंज इन लेंथ वो L2 माइनस L1 लेना है, और आपको एक्चुअली यहाँ पे L2 माइनस L1 बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों का चेंज इन लेंथ सेम है. ठीक है, आपको ये चेंज इन लेंथ फॉर कॉपर एंड चेंज इन लेंथ फॉर एल्यूमिनियम ये दोनों सेम है, इसीलिए हम यहां पे लिखेंगे अल्फा टाइम्स L1. बट ये जो L1 है ये ऑब्वियसली कॉपर का होगा और ये जो L1 है ये ऑब्वियसली एल्यूमिनियम का होगा. अब आपको मैंने पूरा फॉर्मूला बता दिया है, आपको यहाँ पे अल्फा की वैल्यूज भी दे दी गई है, 88 सेंटीमीटर कॉपर की लेंथ भी दे दी गई है, तो आपको बताना है द अननोन लेंथ ऑफ ऑब्वियसली एल्यूमिनियम, यही आपको एल्यूमिनियम की लेंथ बतानी है. ठीक है, सो आई होप कि आप ये डिराइव कर पाओगे. दिस इज वेरी इजी नाउ. कम ऑन कम ऑन कम ऑन. जी हाँ सब बात, वेरी नाइस. ठीक है, मैं आपको चाहिए तो ये वापस लिख देता हूं. डेल्टा एल इज इक्वल टू एल इनिशियल, ठीक है, एल सी यू इंटू अल्फा सी यू, और डेल्टा एल इज इक्वल टू एल एल्यूमिनियम इंटू अल्फा एल्यूमिनियम. ठीक है, सो दिस इज द वे यू विल बी एबल टू डू इट. दोनों को इक्वल कर दो चेंज इन लेंथ को, यू विल गेट द आंसर. come on guys, come on, I want all of you to try this particular question. सबत, जी सबत बताइए इसका आंसर क्या है फिर? डी. चलो चेक करते हैं, डी इज करेक्ट आंसर. अमेजिंग सबत, अमेजिंग. चलो नाउ लेट्स चेक आउट द सोल्यूशन. सोल्यूशन इज एग्जैक्टली सेम एज आई टोल्ड यू. आपको ये दोनों को इक्वेट कर देना है, ये दोनों चेंज इन लेंथ के फॉर्मूले हैं, तो दोनों को इक्वेट कर दिया और आपको मिल जाएगा लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम. आपको मैंने बताया कि चेंज इन लेंथ जो होता है वो होता है इनिशियल लेंथ इनटू टेम्परेचर कोएफिशिएंट. आप इसको यूज कर लीजिए और इसमें आप दोनों के लिए फॉर्मूला बना लीजिए, कॉपर के लिए भी और ऑब्वियसली एल्यूमिनियम के लिए भी. तो आपका ये जो L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2 ऐसे कर दोगे तो भी चल जाएगा, बिकॉज चेंज इन लेंथ इज सेम इन बोथ द केसेस. ओके, वेरी नाइस. चलो, दिस इज अनदर क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. नीट 2019 का सवाल है, यूनिट के बेस सवाल है. थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट बताना है आपको. कम ऑन, थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है आप सब बताइए. आपके पास ऑप्शंस ये सारे हैं, यू हैव टू टेल मी द यूनिट. कम ऑन come on guys, I want all of you to answer this particular question. ये क्या इसका आंसर होना चाहिए? वेरी नाइस सबत. प्लीज लेट मी नो योर रिजल्ट tomorrow. Okay, tomorrow at 11 AM I have a class on logic gates. मजा आ जाएगा. चलो 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 चलो, tell me the unit of this particular quantity which is called as thermal conductivity. थर्मल कंडक्टिविटी वैसे मैं आपको बता दूं कि K से लिखा जाता है, K होता है थर्मल कंडक्टिविटी. इसके मैं आपको मल्टीपल फॉर्मूलेस दे सकता हूं, बट आपको यहाँ पे ना जूल या वॉट में उसका आंसर देना है, यूनिट. ओके, सो ये चीज को भी ध्यान में रख के आप डिराइव करिएगा. K के कई फॉर्मूले बन सकते हैं, आप उसके हिसाब से ढूंढिए उसका यूनिट क्या होता है. ठीक है, चलो चलो चलो. K का एक फॉर्मूला मैं आपको वैसे पावर के टर्म्स में दूं तो आपका ये आंसर बहुत इजी हो जाएगा, बट पहले आप ट्राई कर लीजिए. ठीक है, जल्दी ट्राई करिए. बी, सबत से बी. मैं थोड़ी आपको मदद करता हूं. पावर, पावर क्या होता है? हीट
रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट और रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, है ना, ये पावर है, इज इक्वल टू के टाइम्स थर्मल कंडक्टिविटी टाइम्स एरिया टाइम्स, एक्चुअली एरिया नीचे ले सकते हैं, पावर अपॉन पावर पर यूनिट एरिया हो सकता है वो, ठीक है, तो मैं वो भी ले लूंगा के, यहाँ ए जो है ना यहाँ नीचे होता है तो पावर पर यूनिट एरिया बोल सकता है, ए टाइम्स टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी कि चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन डिस्टेंस, ये है थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, आपको याद है ये थर्मल कंडक्टिविटी, लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कंडक्शन के अंदर होता है, जिसमें आप यहाँ पे ये जो है ना ये आपका पावर ही है, इसको वॉट लिखोगे, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट, दिस इज द व्हाट यू वांट, दिस इज व्हाट यू वांट, राइट। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, है ना, change in temperature upon a change in distance, change in temperature is Kelvin obviously, and change in this particular k is different and that k is different, this k is temperature coefficient, और ये जो k है ना हमारे पास ये वाला k, ये है Kelvin which is a unit, और नीचे जो क्या आएगा change in distance, यानी कि जो भी gradient के लिए हमने लिया है तो वो आ जाएगा मीटर, मीटर और एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, आपका ये यूनिट क्या बन जाएगा, ये वॉट, एक मीटर नीचे और एक केल्विन नीचे, तो ये हो गया टेम्परेचर कोएफिशिएंट का यूनिट विच इज वॉट पर मीटर पर केल्विन, वॉट पर मीटर पर केल्विन, डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कम ऑन लुक एट हियर, लुक हियर, लुक हियर, लुक हियर, ठीक है। आप एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हो विच इज Q, सॉरी नॉट Q, K इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन ए डेल्टा टी, इससे भी आपका वही आंसर आएगा, बस यू हैव टू मेक श्योर आप यहां पे ना वॉट के टर्म्स में यूज करेगा इसको, वॉट के टर्म्स में, ठीक है, तो आपका आ जाएगा आंसर। अभी बी इसका करेक्ट आंसर इज डी, लेट्स सबमिट दिस इज करेक्ट आंसर में, चले। सो थर्मल कंडक्टिविटी आपको यहां देखो फॉर्मूला वही दिया गया है, इसको बोलते हैं पावर, है ना, पावर लॉस या पावर गेन, जो भी हम यहाँ पे जो यूजुअली होता है वो कंडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ये चेंज इन हीट अपॉन चेंज इन टाइम है, और ये ए इज ऑब्वियसली एरिया, ठीक है, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखा गया है, और ये है टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। अभी आप इसमें जो भी नेसेसरी यूनिट्स वो डाल दीजिए, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। Very nice, Sabat. Very nice. It's very nice percentile. Even I had 81, sorry, 91 or 93 percentile. I don't remember exactly. In J means. Okay, चलो. NEET 2018 का सवाल है. Question is over here. The power radiated by black body is P. It radiates maximum energy at wavelength lambda naught. Okay, maximum energy पे इस वेवलेंथ को रेडिएट करना, ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की तरफ लेके जाता है, बट वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में पावर नहीं होता, पावर जो स्टेफन्स लॉ में आ जाता है, ठीक है। और आपको क्या बोला गया, टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज नाउ चेंज दैट इट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी एट दिस particular wavelength, the power radiated becomes this. There are two power, there are two wavelengths, so we have to find relationship between power and wavelength. मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टेफन्स लॉ जो होता है वो आपको कहता है कि पावर रेडिएटेड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के फोर्थ पावर से, और स्टेफन्स लॉ जो है आपको ये कहता है कि टेम्परेचर और वेवलेंथ एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैक्सिमम रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ये ही आपका है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टेफन्स लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इन दोनों को मिक्स कर दीजिए एंड आप यूज करिए उन दोनों को इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब निकालने के लिए। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू आंसर, कम ऑन, वेरी नाइस सवाल, चलो चलो चलो। आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बच्चों, कम ऑन, इजी क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। आपको मैंने ये दो चीजें दे दी है, एक है ये स्टेफन्स लॉ जो कहता है पावर रेडिएटेड इज टेम्परेचर का फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दूसरा है ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। आई थिंक सबत इज गेटिंग एन आंसर, कम ऑन सबत, तो मुझे आपसे आंसर मिल रहा है एंड योर आंसर सिम्स टू बी ए, राइट? करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी हाउ इट इज बीइंग डन। आपको यहां पे वही करना है जो मैंने आपको बताया, पावर इज टेम्परेचर का फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है।
तो ये आ गया पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रेज टू 4। और आपको पता है कि टेम्परेचर और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप इन दोनों को मिक्स कर दो तो पावर बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा रेज टू 4। अब आप उसके लिए इक्वेशन बना लीजिए, ये रहा पावर 2, क्या है इक्वेशन बच्चों, पावर 2 अपॉन पावर 1 इज लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 रेज टू 4, है ना। अभी आप इसमें जो भी नेसेसरी वैल्यूज थी वो सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट सम कैलकुलेशन स्टूडेंट, और आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि पावर 4 करना पड़ता है ना इसलिए, ठीक है। बट इसमें पावर 4 भी आपको काफी आसान ही पड़ेगा, नॉट टू वरी अबाउट दिस। 3 और 4 का ही पावर 4 निकालना है, ठीक है। पावर 4 करना सिंपल है, जी हाँ, स्क्वायर निकाल दो 2 बार और उसको मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, नाउ इट्स अनदर क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम नीट 2017। ये सीरीज एंड पैरेलल का क्वेश्चन है। आपको पता है हम सीरीज और पैरेलल सिर्फ रेजिस्टेंस में ही नहीं करते, सीरीज और पैरेलल हम करते हैं कैपेसिटर्स में भी, और कैपेसिटर्स के अंदर जो होते हैं सेल्स के लिए भी सीरीज एंड पैरेलल करते हैं, सेल कैपेसिटर्स के लिए भी सीरीज एंड पैरेलल करते हैं, कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक के लिए भी सीरीज एंड पैरेलल करते हैं। सिमिलरली हम यहाँ मटेरियल जिसमें हीट कंडक्ट होती है उसके लिए भी सीरीज एंड पैरेलल करते हैं। और इस कनेक्शन को आप क्या दोगे, मतलब इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, सॉरी नॉट टेम्परेचर कोएफिशिएंट, थर्मल कंडक्टिविटी के, आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे। ये दो मटेरियल ऐसे ए और बी एक के ऊपर एक ऐसे जोड़ दिए गए हैं, और टेम्परेचर जो है ना यहां से ये T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर तक हीट फ्लो कर रही है, समझ में आ गया। सो आपको यहाँ पे दोनों का कंबाइंड बताना है, कंपोजिट रॉड जो है उसका थर्मल कंडक्टिविटी आपको बताना है। अगर ये पहले का K1 है और दूसरे मटेरियल का K2 टेम्परेचर को थर्मल कंडक्टिविटी है, तो दोनों का कंबाइंड बताना है। दिस इज समेशन, और कमॉन कमॉन कमॉन, समेशन है कि क्या है, जल्दी सोचो। मैं आपको बताता हूं इसका आंसर, सिंपली आपको याद रखना है। द आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन ए, K1 प्लस K2 अपॉन 2। ये आपको याद रख लेना है बच्चों। जब भी आप दो मटेरियल को एक के ऊपर एक चिपका दो, दोनों की लेंथ सेम कर दो, तो आपको याद रखना है K1 फर्स्ट का प्लस सेकेंड का डिवाइडेड बाई 2। दिस इज गोइंग टू बी योर कंपोजिट रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। आप यहां देख सकते हो, इसका डेरिवेशन भी दिया गया, बट यू विल डायरेक्टली रिमेंबर इट। तो आपको किया कुछ नहीं है, हीट जो है ना वो ऐड हो जाता है, दोनों का हीट टोटल मिलेगा ना वहां पे। तो क्योंकि आपके पास रॉड ऐसा है, एक रॉड इधर है K1 टेम्परेचर कोएफिशिएंट का, और सॉरी K1 थर्मल कंडक्टिविटी का, और दूसरा है K2 थर्मल कंडक्टिविटी का। सो आपको तो जो हीट इससे पहुंचेगी वो होगी H1, और जो हीट इससे पहुंचेगी वो होगी H2। तो टोटल हीट कितनी पहुंचेगी, वो है टोटल H इज H1 प्लस H2, एंड दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, H इज इक्वल टू H1 प्लस H2। और H1 की जो वैल्यू है वो ये रही, H2 की जो वैल्यू है आपने ये निकाल ली, दोनों को सॉल्व किया, आपको K की वैल्यू आ गई K1 प्लस K2 अपॉन 2। दिस इज द वे यू विल बी एबल टू डू इट। कम ऑन गाइस, आई होप यू गॉट दिस। Now, NEET 2017 का सवाल है, a spherical black body with a radius of 12 centimeter radiates this amount of power, and at this temperature the radius were halved. Okay, temperature doubled, power radiated, power, temperature और radius, इनके बीच का आपको रिलेशनशिप बताना है, पावर, टेम्परेचर, रेडियस। जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। Come on, which thing you will be using? मेरे हिसाब से स्टेफन्स लॉ यूज करेंगे। स्टेफन्स लॉ आपको पावर के रेट के बारे में बात करता है, which tells you rate of loss of power, और लेट्स से आपको मैं रेट ऑफ लॉस ऑफ पावर को अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं उसको पावर ही लिख देते हैं, वैसे उसको स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और ये जो रेडियस है ना यहाँ पे रेडियस, उसको मैं कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। दैट इज नॉट अ बिग इश्यू। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वैसे पावर जो होता है वो सिग्मा स्टेफन्स कांस्टेंट टाइम्स होता है हमारे लिए टेम्परेचर रेज टू 4 इनटू एरिया, ठीक है, ये होता है। अब आप इसको यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने जो लिखा है इसको दोनों के लिए यूज कर सकते हो, एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, या आप एरिया को, जी हाँ, क्योंकि यहां पे हमें बोला गया स्फेरिकल है। क्या है चीज, क्या है, स्फेरिकल है। स्फेरिकल होता है तो सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना स्फेरिकल बॉडी का सरफेस एरिया। तो पावर रेडिएटेड इज इक्वल टू स्टीफन्स कांस्टेंट टाइम्स, कम ऑन 4 पाई आर स्क्वायर टाइम्स टेम्परेचर रेज टू 4। तो आपको मिल चुका एक्चुअली रिलेशन पावर, रेडियस और दिस टेम्परेचर रेज टू 4 का। सो मैं आपको यहाँ पे दोनों का कंबाइंड रिलेशन दे दूं तो P1 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर T1 रेज टू 4, P2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर
T2⁴. So this is the way you will be doing it. Come on guys, आप समझ गए. अभी आपको दोनों को ना क्या करना है, डिवाइड कर देना है, पुटिंग अप द वैल्यूज गिवन ओवर हियर, बस आपको मिल जाएगा अपना पावर. समझ गए. चलो, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ट्राई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सबत वेरी फास्ट, वेरी क्विक. कम ऑन, दिस इज इजी. ओके, जल्दी ट्राई करिए इस सवाल को. Come on. Done. I want all of you to do this particular question because this is quite easy. And मैंने already आपको काफी कुछ फॉर्मूले से मदद दे दी है. सवात क्विकली बच्चा, सवात. I want you to try it very fast. Okay? चलो, very nice. So I feel B. नहीं सवात, wrong है B. So correct answer for this is going to be D. D is going to be the correct answer. As you know सबत कि आपको यहाँ पे ये जो P1 और P2 निकालना है, I'll go behind, और ये P1 और P2 जो निकालना है वो इस प्रोपोर्शन में है जहां पे आप R1 की वैल्यू ये डालोगे, R2 की वैल्यू जो है वो आपको डबल डालनी है. ठीक है. देन पावर जो है वो आपको पहले ये डालना है, पावर जो है ना आपको अभी निकालना है दूसरे का, टेम्परेचर जो है ना, सॉरी, रेडियस जो है वो हाफ डालना है और पावर टेम्परेचर जो डबल डालना है. सो आपको ये चीजें मेक श्योर करनी है एंड देन यू विल बी एबल टू गेट दिस पर्टिकुलर आंसर. आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि इन दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व दैट पावर इज, जैसे मैंने आपको अभी जो इक्वेशन बताई, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रेज टू 4 एंड ऑब्वियसली रेडियस का स्क्वायर. आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे. मैं इसको स्मॉल आर है ना, जो रेट ऑफ पावर लॉस बोला ना, मैं उसको पावर लिख देता हूं, आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी अभी. ठीक है. यहाँ पे रेट निकालो, पावर निकालो, इट इज गोइंग टू बी द सेम आंसर. ओके. सो आपको ये अभी इक्वेशन मिल गई है. ठीक है. अब इस इक्वेशन में आपको सिर्फ रेडियस 1, रेडियस 2, टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2 डालना है. आपको पता है पहले जो रेडियस थी सेकंड रेडियस उससे हाफ है, और सेकंड रेडियस जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं, सेकेंड रेडियस जो है ना वो हाफ है और टेम्परेचर जो है डबल है. सो रेडियस जो है वो 12 पहले थी, R1. ठीक है. तो सेकेंड में रेडियस कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी. दूसरा, टेम्परेचर डबल कर दिया, यानी कि टेम्परेचर जो फर्स्ट में था वो था 500, तो 500 केल्विन था, और टेम्परेचर जो सेकेंड में आएगा दैट इज गोइंग टू बी डबल, यानी कि 1000. ठीक है. और आपको पावर 1 दिया गया है 450, सब्स्टिट्यूट करिए तो आपको आंसर आ जाएगा. दिस इज द वे यू विल बी एबल टू डू इट. ओके. समझे कि नहीं समझे? इजी. ओ गोपाल, वेरी नाइस. चलो, सो नीट 2016 का सवाल है. देखो, हर साल कुछ ना कुछ एक सवाल पूछा गया है इस चैप्टर से, और ज्यादा करके सवाल जो है थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है, यानी कि कंडक्शन के ऊपर या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर. ठीक है. अब ये सवाल देखते हैं. टू आइडेंटिकल बॉडीज आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल विद द हीट कैपेसिटी इंक्रीजेस एज टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ने के साथ में हीट कैपेसिटी बढ़ती है, यानी कि आप उसको गर्म करो वो और ज्यादा हीट डिमांड करेगा. ठीक है. One of these is at 100 डिग्री सेल्सियस while other one is at 0 डिग्री सेल्सियस. एक 0 पे है और एक 100 पे है. आपको ये चीज याद रखनी है. If two bodies are brought into contact, assuming there is no heat loss, final common temperature. कौन से पे वो दोनों आके मर्ज करेंगे, मतलब कौन से पे दोनों के बीच में जो हीट ट्रांसफर वो बंद हो जाएगा. ठीक है. जब भी आपको ऐसा बोला जाए कि दो चीजें हैं, एक का टेम्परेचर 0 है, एक का टेम्परेचर 100 है, तो दोनों को कांटेक्ट में रख दो, तो थर्मल कंडक्टिविटी कब अटेन होगी, तो नॉर्मल सिचुएशन में ये अटेन होती है बीच में 50 पे, क्योंकि ये 50 कम करेगा तो ये 50 बढ़ा लेगा. सिंपल है. लेकिन जब आपको ये भी बोला जाए कि इस टेम्परेचर इंक्रीजेस, थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ती जाती है, यानी कि थर्मल कैपेसिटी बढ़ती जाती है. समझ में आ गया? जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नीचे जो है ना, जो 0 पे था उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वो ज्यादा हीट डिमांड करने लगेगा. तो ज्यादा हीट डिमांड करने लगेगा तो आपका जो दूसरा वाला है उसको भी उतना हीट मेंटेन करना पड़ेगा. सो दैट इज व्हाई द मिडिल टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन द एग्जैक्ट मीन टेम्परेचर, मतलब जो उसका बीच का टेम्परेचर 50 उससे ज्यादा होगा. समझ में आ गया? सो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, मोर देन 50. वेरी नाइस गोपाल. 50 नहीं होगा. 50 कब होगा बच्चा सबत? जब देयर इज नो, दिस कंडीशन इज नॉट गिवन ना, तब 50 होगा.
ये देखो यहाँ पे क्या बोला है, हीट कैपेसिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, बिकॉज हीट कैपेसिटी इज इंक्रीजिंग विद द टेम्परेचर, हम जैसे ही हीट देते जाएंगे वो और हीट डिमांड करते जाएगा, तो आपको वहां पे ज्यादा टेम्परेचर रखना पड़ेगा। समझ में आ गया? जी 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 गोपाल, यू गॉट इट। ओके सबत, आई होप यू गॉट दिस। आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर 3D एनिमेशन में भी देख सकते हो कि ये हीट ऐसे ट्रांसफर होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा। ये कब तक होगा? जब तक वो दोनों में थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता। थर्मल इक्विलिब्रियम 50 पे अटेन हो जाता अगर नॉर्मल सिचुएशन होती, पर यहाँ सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम है। सिचुएशन में क्या बोला है कि यस टेम्परेचर इंक्रीजेस, इट डिमांड्स मोर ऑफ द हीट। समझ में आ गया सबत? दैट इज व्हाई। चलो नीट 2016 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10। A body cools from temperature 3T to 2T. Cooling, yeah, Newton's law of cooling. 3T to 2T जा रहा है in 10 minutes. At surrounding temperature is T. Okay. Newton's law of cooling is applicable the temperature of the body at the end of the next 10 minutes. Okay, आपको वापस 10 मिनट के बाद पूछा है कि कितना टेम्परेचर होगा, तो ये वापस सराउंडिंग टेम्परेचर अभी भी वही है। तो आप बताइए, पहले तो आप क्या करिए, 2 बार आपको न्यूटन, दिस क्वेश्चन इज वेरी कॉमन इवन इन बोर्ड एग्जाम, इवन इन ऑल द एग्जाम, है ना सैयद? सो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। आप पहले यहां से यहां तक के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, फिर यहां से यहां तक के लिए अप्लाई कर लेगा। ये यहां पे जब अप्लाई करोगे ना, तो आपको के की वैल्यू मिलेगी, उसी के की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे यहां से यहां तक का, तो आपको सेकंड टेम्परेचर की वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, आई वांट ऑल ऑफ यू टू ट्राई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बच्चा, I will be taking, I am taking many of the sessions, so please keep on attending all these sessions, Sayyid. You will be able to finish your syllabus, okay? बच्चा, दिस इज 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस, सो आप ये तो कर पा रहे होंगे, और आपके लिए हम सेशंस ला रहे हैं, सो इन सेशंस को अटेंड करते रहिए, सो दैट यू विल बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें और क्वेश्चंस के माध्यम से हम कंसेप्ट्स को भी सीखे। अभी जैसे आज हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कैसे काम करता है ये हमने जाना, स्टीफन्स लॉ कैसे काम करता हमने जाना, थ्रू अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस। ओके, सो इसीलिए आपको इस चीज में ध्यान रखना है। इसमें बहुत टाइम लगता है, थोड़ा सा लंबा होता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें थोड़ा लंबा होता है, बट सोचो इजी क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन इज इजी, यू नीड टू अग्री दिस, राइट गोपाल? Question is very easy, but it is time taking process because you have to apply that big formula that is having so many terms. T2 minus T1 upon time is equal to K times T1 plus T2 upon 2 minus temperature surrounding. ऐसा इतना बड़ा complicated formula है, so थोड़ा सा समय लगेगा, but answer बहुत easily आ जाता है ना? सैयद, please do not worry, आपको जितना आता है ना उतने पे बराबर से focus करिए. This is the time to focus on it, and I know you will be able to do it. Come on, come on, come on. जल्दी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 आंसर आपको बताना है। अभी ये सारे आपके पीछे, आपके लिए सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबत ने कहा है बी, सबत सेज बी, कम ऑन, सबत ने बी कहा है सबसे पहले। गोपाल ने कहा है 60 आ रहा, बट गोपाल देयर इज नो ऑप्शन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर 60। ओके, जल्दी ट्राई करिए एवरीवन। 3T/2 सबत का आंसर आ रहा है, विच इज ऑब्वियसली बी, एंड लेट्स गो विद सबत। वेरी नाइस सबत, सुपर अमेजिंग। यहाँ पे करना वही था, आप यहाँ पे थोड़ा बहुत एनिमेशन की मदद से देख सकते हो कि पहले टेम्परेचर 3T था, आपने उसको 2T पे लेके आए। पहले टेम्परेचर कितना है बच्चों? तो वहां पे मैं आपको वापस एनिमेशन की मदद से बताता हूँ। पहले टेम्परेचर 3T था, है ना, फिर उसको 2T पे लेके आए, फिर अभी x कितना होगा वो आपको होता है ना 10-10 मिनट के इंटरवल पे, समझ गए? तो ये आप यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? लुक हियर, पहले आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, यू फाउंड द वैल्यू ऑफ के, वापस वो फॉर्मूला अप्लाई किया। ये फॉर्मूला पहले जो अप्लाई किया ना वो 3T से कहां पे आने के लिए किया? आप देखिए इस एनिमेशन में 3T से कहां जाएंगे? सबसे पहले 2T पे जाएंगे, है ना? तो 3T से 2T पे गए ये फॉर्मूला अप्लाई करके, और आपको K की वैल्यू मिल गई। वंस यू गॉट दिस, तो आपको 2T से जाना है X के लिए, कितना टेम्परेचर जाएगा तो X हमें पता नहीं ना वो, तो वापस वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2T से X के लिए, वापस टाइम 10 मिनट ही अभी भी, इसीलिए हम इस तरह से इसको करेंगे। एंड आई होप कि आप इस तरह से इसको सॉल्व कर पाओगे, समझ गए कि नहीं? एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ X। ओके गोपाल, वेरी नाइस, सबात सबात। ओके, चलो, सो दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। नीट 2016 का क्वेश्चन है, दिस इज होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। आई वांट ऑल ऑफ यू टू ट्राई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड आंसर। इसका आंसर बताइए मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक है? आप सभी को ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, नोबडी विल स्किप इट। आपको इस सवाल का जवाब मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है।
आफ्टर द सेशन यू जस्ट ट्राई इट एंड गिव मी द आंसर इन कमेंट बॉक्स। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो ये है, जहां पे आपको सारे क्लासेस की सारी अपडेट्स मिलती है, सो दैट यू नेवर मिस आउट ऑन एनी इंपॉर्टेंट सेशन। टुमारो आई विल बी टेकिंग अ सेशन ऑन, come on, you know this, right? Tomorrow I'll be taking a session on logic gates. That is going to be an important session. Please attend it. That is a class 12 syllabus है ना सैयद, so please attend it. Okay, टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे क्लासेस की सारी अपडेट्स मिलेगी। So this is the link, you can see it on screen. ज्वाइन कर लीजिए अभी के अभी। यहाँ पे आपको सब कुछ एकदम डिटेल में सारे जो भी लेक्चर्स हो रहे, फिजिक्स के मेरे, केमिस्ट्री के अनुपम सर के, he is a gem of a professor, then biology के सलमान सर के, and काजल मैम के। ओके, तो आपको ये करना है। लॉजिक गेट इज वेरी इजी। यस यस यस, वी आर गोइंग टू मेक इट वेरी सिंपल टुमारो। ओके, सबद अप्लाई करिए वेन्स डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, ये वो सवाल, यू गॉट इट, वेरी नाइस। आप इसका जवाब मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और आपको ये सेशन कैसा लगा एंड विच टॉपिक यू वांट टू लर्न नेक्स्ट फ्रॉम मी, आप मुझे बताइएगा। और आज 8 बजे एमआई बैप के ऊपर मेरा क्लास है, क्लास 10 के लिए। आपके कोई फ्रेंड हो तो उनको बोलिएगा एमआई बैप के ऊपर क्लास 10 के लिए आज मेरा क्लास अटेंड करे, जहां पे वो ह्यूमन आइज कैसे काम करते हैं उसके बारे में जानेंगे। यू बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट्स, आपको मस्त मजा आता होगा ये सारी चीजें जानने में ना, आपको पता भी होगा। सो दैट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग सेशन। पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। टिल देन कीप imbibing. Keep imbibing. We believe in you.